नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीएसटी के एक और सेशन के अंदर, जिसके अंदर सर हम क्वेश्चन आंसर की रिवीजन करेंगे। सीए इंटरमीडिएट के स्टडी मटेरियल मई 2025 के। ठीक है सर, शुरू करिए सर। सर क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, बात करता है लिस्ट सम ऑफ द बेनिफिट्स दैट जीएसटी में एक्रू टू द इकोनॉमी। सर बेनिफिट्स बताइए जीएसटी के। क्या हमने पढ़े थे सर? जब हमने कंसेप्ट रिवाइज किए थे तो क्या हमने बेनिफिट्स पढ़े थे? हाँ सर, हमने पढ़े थे। सर हम बताएंगे, आप मत बताइए, बताइए जी। सर सब हमने बेनिफिट्स पढ़े थे 3B के नाम से। 3B, बूस्ट टू मेक इन इंडिया, नंबर 1। नंबर 2, बूस्ट टू एक्सपोर्ट। नंबर 3, बूस्ट टू एम्प्लॉयमेंट। तो बूस्ट टू मेक इन इंडिया, बूस्ट टू एक्सपोर्ट एंड बूस्ट टू एम्प्लॉयमेंट। सर हमें ना हेडिंग्स याद करते हैं, अंदर का मटेरियल दो दो लाइनों में आप बना के लिख दीजिए, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। आंसर दिखा दीजिए सर। आंसर देखिए सर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट। कोई बात नहीं सर, हमने कवर नहीं किया था सर, ये हमने पढ़ा था सर बूस्ट टू मेक इन इंडिया। नंबर सी देखिए सर, बूस्ट टू इन्वेस्टमेंट या एक्सपोर्ट्स किया था हमने। एंड बूस्ट टू एम्प्लॉयमेंट। दो याद कर लीजिए सर, 3 याद कर लीजिए। बूस्ट टू मेक इन इंडिया, बूस्ट टू एक्सपोर्ट एंड बूस्ट टू एम्प्लॉयमेंट, ये 3 याद कर लीजिए सर। कोई अलग से याद करने की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों सर? अरे 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर में, इससे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा। इतनी एनर्जी अपने आप इन्वेस्ट मत कीजिए। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 2 सर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हाउ अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज टैक्स्ड साइमल्टेनियसली अंडर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। क्या मीनिंग हुआ सर? अरे क्या हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 246A के अंदर कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास कॉन्करेंट पावर है टू लेवी जीएसटी। हाँ सर, हमने पढ़ा था। सर एग्जांपल कैसे बनाए इसका? मैंने कहा सर हमने पढ़ा था कि अगर एक सेल होती है विद इन द स्टेट, लेट सपोज सप्लायर भी दिल्ली का है और रेसिपिएंट भी दिल्ली का है। सप्लायर ने सेल करी, मिस्टर एक्स सप्लायर है, सेल करी मिस्टर वाई को। तो उस ट्रांजेक्शन पे लेट सपोज 1 लाख रुपए की सेल की है, 18% का जीएसटी है, तो 9% सीजीएसटी लगेगा और 9% एसजीएसटी लगेगा। इसी तरीके से सर हम एक एग्जांपल फ्रेम कर देंगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया। सर हमें दिखा दीजिए। हाँ सर, दिखा देंगे जी आपको। सर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका ये हो गया। 1 मिनट सर, मैं दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिए सर एक बार। द सेंट्रल जीएसटी दैट इज सीजीएसटी एंड द स्टेट जीएसटी दैट इज एसजीएसटी is levied simultaneously on every intrastate supply of goods or services or both made by a registered person except the exempt goods and services as well as goods and services which are outside the preview of GST। अरे सीधी सी बात है ना, टैक्सेबल पे लगेगा ना। अगर आप सेल करते हो किसकी? टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज की, एग्जम्प्ट पे कभी नहीं लगता जीएसटी। हाँ सर, जो चीज जो आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी है सर, कौन कौन से थे? एनएच मैप प्लस दारू। हाँ सर। सर इन्होंने एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दिया। सर जो एग्जाम्पल हमने आपको एक्सप्लेन किया था ना, आप उस एग्जाम्पल को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर आप इनका एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप इनका एग्जाम्पल पर पढ़ लीजिएगा, कोई ऐसी मुश्किल एग्जाम्पल नहीं है सर। जो हमने फ्रेम किया था सेम वही एग्जाम्पल है सर इनका भी, लेकिन सब्जेक्ट टू सम मॉडिफिकेशंस बिल्कुल अलग है सर, मतलब सेम है सर। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 3 करा दीजिए सर। Why was the need to amend the Constitution of India before introducing GST? सर हमें ये बताइए, जो क्वेश्चंस आप करा रहे हो क्या ये क्वेश्चंस पेपर में आते हैं? मैंने कहा बेटा ये वाले क्वेश्चंस है ना, सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए हैं, कि आपको नॉलेज हो जाए बस सब्जेक्ट की, बेसिक नॉलेज। ये वाले क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, बस बेसिक है। एक चैप्टर ऐड कर रखा है इन्होंने,
आपको जीएसटी समझाने के लिए कि जीएसटी का बैकग्राउंड क्या था, जीएसटी आया क्यों, क्यों जीएसटी लाया गया, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको मार्क करा दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करने हैं, बाकी क्वेश्चन आपको गो थ्रू करने हैं। सर व्हाई वाज द नीड, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई वाज द नीड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द जीएसटी, क्या जरूरत थी सर? आंसर पढ़ेंगे सर, इसका आंसर सर यहीं से पढ़ेंगे हम। अर्लियर, पहले क्या होता था, द फिजिकल पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट वर क्लियरली demarcated in the constitution with almost no overlap between the respective domain। क्या सर हमें ये लैंग्वेज याद करनी पड़ेगी? नहीं सर, आपको ये लैंग्वेज याद नहीं करनी, मैं आपको बताऊंगा सर आपको याद क्या करना है। आगे पढ़िए जी। द सेंटर हैड द पावर्स टू लेवी टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी, कौन सी थी सर? मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स लगाने की, एक्सेप्ट एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपियम, नारकोटिक्स एक्सेट्रा। सेंटर तो मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स लगाता था और स्टेट हैड द पावर टू लेवी टैक्स ऑन द सेल ऑफ गुड्स। सॉरी सर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाता था मैन्युफैक्चरिंग पे और स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी सेल्स पे, वाइल द स्टेट हैड द पावर्स टू लेवी टैक्स ऑन द सेल ऑफ गुड्स। ठीक है जी। In the case of interstate sale, center had the power to levy central sales tax। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल होती थी तो क्या कौन सा टैक्स लगता था? सेंट्रल सेल्स टैक्स। बट द टैक्स वाज कलेक्टेड एंड रिटेन्ड एंटायरली बाय द स्टेट्स। लेकिन ये सारा का सारा टैक्स लगता तो था सीएसटी के नाम से, सेंट्रल सेल्स टैक्स के नाम से, लेकिन सारा का सारा टैक्स कौन रिटेन करता था? स्टेट। As for services, it was center alone that was empowered to levy service tax। सर ये बातें तो हमने पढ़ी थी, ये बातें तो सर हमने पढ़ी थी रिवीजन लेक्चर में कि सर्विस पे कौन सा टैक्स लगता था? सर्विस टैक्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। सेल्स पे क्या कौन सा टैक्स लगता था? अगर इंट्रा स्टेट सेल है तो वैट लगता था, अगर इंटर स्टेट सेल है तो सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ द जीएसटी, जीएसटी क्यों लाया गया? इंट्रोडक्शन ऑफ द जीएसटी नेसेसिटेट द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई सर, सो एज टू साइमल्टेनियसली एम्पावर द सेंटर एंड स्टेट टू लेवी एंड कलेक्ट दिस टैक्स। जो पहले ही टैक्स लग रहा था ना कि मैन्युफैक्चरिंग पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा रही थी, सेल पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा रही थी, सॉरी हाँ जी ठीक है बिल्कुल। अब गवर्नमेंट कहती है सर ऐसा नहीं होगा, अब एक टैक्स लगेगा जीएसटी के नाम से, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट की गई, 101st अमेंडमेंट, 101वीं अमेंडमेंट की गई सर, आर्टिकल नंबर 246A में। सर आर्टिकल 246A तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर उसमें कि दोनों गवर्नमेंट साइमल्टेनियसली टैक्स लगाएंगी, सीजीएसटी एंड एक्सजीएसटी। सर हमने ये बात तो पढ़ी थी। अरे सर वही बातें हैं, घुमा फिरा के लिखनी है अपने को। तो सर क्या जी शुरू की 3-4 लाइनें थी जो टेक्निकल हमें समझ नहीं आ रही थी, क्या वो याद करने की जरूरत है? नहीं सर, आप सीधा ये बताओ, पहले होता था सेंट्रल गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग पे लगाता था टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट सेल्स पे टैक्स लगाता था, अब ऐसा नहीं होता। अब 101st अमेंडमेंट लाई गई कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें आर्टिकल नंबर 246 से लाया गया, और वो क्या करता है? कॉन्करेंट लेवी ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी साथ में लगेंगे। ठीक है सर। सर क्वेश्चन नंबर 4 करा दीजिए। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 4 है सर, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट। कि सर जीएसटी जो है वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, क्या स्टेटमेंट वैलिड है? सर क्या हमने पढ़ा था कि जीएसटी एक डेस्टिनेशन पे बेस्ड टैक्स है? सर हमने ये पढ़ा था, मैं बताता हूँ आपको, हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 269A में, अपॉर्चनमेंट ऑफ आईजीएसटी बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कंज्यूमिंग स्टेट। सर हमने स्टेट में कंज्यूमिंग स्टेट क्यों बोला? अरे मैंने कंज्यूमिंग स्टेट इसलिए बोला था जहां पर गुड्स कंज्यूम हो,
कैसे सर? दिल्ली से गुड्स की सेल हुई, दिल्ली में गुड्स की सेल हुई, और सेल किसको की गई? राजस्थान के एक पर्सन को। तो कंजम्पशन कहां पर हुआ एक्चुअल में? सर राजस्थान में हुआ, राजस्थान के पर्सन को सेल करी हमने राजस्थान में। कैसे सर? अरे दिल्ली का एक सप्लायर है, उसने सेल करे गुड्स या सर्विसेज को, किसको? राजस्थान के एक पर्सन को, राजस्थान के एक रेसिपिएंट को। तो इस जो ट्रांजैक्शन पे आईजीएसटी लगेगा सर, आईजीएसटी लगेगा, और आईजीएसटी की अपॉर्चनमेंट होगी बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कंज्यूमिंग स्टेट। कंज्यूमिंग स्टेट कौन होगा सर? सर कंज्यूमिंग स्टेट होगा राजस्थान, जहां पर गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं। तो सर जीएसटी को क्या बोला गया? एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, बेस्ड ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। हाँ सर ये तो हमने पढ़ा था। तो क्या सर ये स्टेटमेंट वैलिड है? हाँ सर ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली वैलिड है। पढ़ लेंगे सर आंसर एक बार। द स्टेटमेंट इज वैलिड। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। GST is known as destination based tax since the tax would accrue to the taxing authorities which has jurisdiction over the place of consumption which is also termed as place of supply। सर हमें ना समझ नहीं आती टेक्निकल बात, मैंने कहा जी ओके एग्जांपल पढ़ लीजिए। इफ ए इज दिल्ली प्रोड्यूस द गुड्स एंड सेल द गुड्स टू बी इन हरियाणा, दिल्ली का एक पर्सन है, हरियाणा के पर्सन को गुड सेल कर रहा है। In this case, the tax would accrue to the state of Haryana and not to the state of Delhi. On the other hand, pre-GST regime, origin based tax was prevailing in such cases. पहले क्या होता था? ओरिजिन बेस्ड टैक्स होता था। अब क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है सर, जहां पर गुड्स का कंजम्पशन होगा उस स्टेट को टैक्स मिलेगा सर, ना कि जिस स्टेट से टैक्स, जिस स्टेट से गुड्स की सेल हुई वहां से नहीं सर, जिस स्टेट में गुड्स कंज्यूम हुए। ठीक है सर, हमें समझ आ रही है सर आपकी बातें। सर क्या हमें थर्ड पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत है? मैंने कहा सर बिल्कुल मत पढ़ना, बिल्कुल मत पढ़ना सर। आप मना क्यों कर रहे हो सर इसको पढ़ने के लिए? मैं कहता हूँ सर पहले क्या होता था, बिल्कुल अब कुछ काम का नहीं है। अब क्या होता है आपको वो याद रखना है। ठीक है सर। सर पहले क्या होता था बेसिक याद करो बस, डिटेल में मत घुसो कि पहले ये होता था अब ये होता है। अब की बात करो सर। जीएसटी भी काफ़ी वास्ट है, जीएसटी भी सर काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि आप जीएसटी को हल्के में लोगे, नो डाउट आसान है लेकिन वास्ट है, लेंदी है। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन करा दो सर। डिस्कस द लेवलेबिलिटी ऑफ जीएसटी और अदरवाइज ऑन द फॉलोइंग एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है सर। नंबर बी पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस। ठीक है सर। नंबर सी टोबैको। नंबर डी ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स। सर आपने तो इतने अच्छे से याद कराए थे सर। पहले दो तो वो है ना नॉन टैक्सेबल गुड्स हो गए ना सर, NH मैप प्लस दारू फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। हाँ जी सर, आपने बताया था NH मैप प्लस दारू फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इन पे तो एक्साइज ड्यूटी एंड साथ में वैट या सीएसटी लगता है। सर नंबर सी और नंबर डी के बारे में आपने पढ़ाया था, इन पे जीएसटी भी लगता है और एक्साइज ड्यूटी भी लगती है मैन्युफैक्चरिंग पे। हाँ सर हमें तो याद है। सर एक बार आंसर देख लेते हैं, क्या हमारा जो हमने पढ़ा था क्या सही पढ़ा था? सर एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज आउटसाइड द रिलीम ऑफ जीएसटी। द मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक लिकर कंटिन्यूज टू बी सब्जेक्टेड टू स्टेट एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी लगेगी सर मैन्युफैक्चरिंग पे, और सेल पे स्टेट में अगर इंट्रा स्टेट सेल है तो वैट, और इंटर स्टेट सेल है तो सीएसटी। सर इसी तरीके से पेट्रोलियम क्रूड के वाले की भी ट्रीटमेंट सेम ही होगा सर। सर टोबैको के बारे में सर हमने पढ़ा था
एक्साइज ड्यूटी एंड जीएसटी लगेगा सर। इस पे सर एक्साइज ड्यूटी एंड जीएसटी लगेगा सर, जीएसटी। टोबैको, tobacco is within the purview of GST, that is GST is leviable on tobacco. However, union government has also retained the power to levy excise duty on tobacco and tobacco products manufactured in India. Recently, tobacco is subject to GST as well as central excise duty. ओपीएम हेम्प सर, इसका भी सेम ट्रीटमेंट होगा जो हमने टोबैको का पढ़ा। सर हमें ये बता दीजिए, जैसे आपने तो क्रक्स याद करा दिया था हमें, क्या क्रक्स लिख दे? मैंने कहा सर क्रक्स लिख दो, साथ में एक्सप्लेन कर दो क्रक्स को कि सर मैन्युफैक्चरिंग पे तो एक्साइज ड्यूटी लगी थी। किस चीज की बात कर रहे हैं हम? एनएच मैप प्लस दारू। मैन्युफैक्चरिंग पे तो एक्साइज ड्यूटी लगी थी और सेल पे वैट या सीएसटी। इसी तरीके से जो हमने पढ़े थे सर टोबैको, ओपीएम, हेम्प, नार्कोटिक्स, इसमें मैन्युफैक्चरिंग पे लगी थी सर एक्साइज ड्यूटी एंड सेल पे लगी थी जीएसटी। ठीक है सर, अब इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दो अंदर, जैसे इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। सर इतना दिमाग मत लगाना लैंग्वेज को याद करने के लिए, क्रक्स याद करके क्रक्स को एक्सप्लेन कर दो। आप लैंग्वेज याद करते रह गए ना तो आपसे सब्जेक्ट नहीं कंप्लीट हो पाएगा। ऑडिटिंग जैसे सब्जेक्ट में, लॉ जैसे सब्जेक्ट में आपको लैंग्वेज याद करनी पड़ती है एज इट इज। जीएसटी, इनकम टैक्स, इन सब्जेक्ट में सर आपको एज इट इज लैंग्वेज याद नहीं करनी, आप आंसर दो क्रक्स फॉर्म में, आंसर को एक्सप्लेन कर दो सर। ठीक है सर। सर क्वेश्चन नंबर 6, अंडर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ओनली वैल्यू एडिशन इज टैक्स्ड एंड burden of tax is to be borne by the final consumer. Examine the validity of the statement. सर क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? हाँ सर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। एक बार देख लेते हैं सर। द स्टेटमेंट इज करेक्ट। सर जीएसटी में क्या होता है? ओनली वैल्यू एडिशन टैक्स होती है। ऐसा नहीं होता कि टैक्स पे टैक्स लगता है। सर हमने पढ़ा था, आपने बताया था कि टैक्स पे टैक्स नहीं लगता। तो सर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स on consumption of goods or services. It is levied at all stages, right from manufacturer up to final consumer, with credit of taxes paid at previous stages available as set off. Only value addition is tax and burden of tax is to be borne by the final consumer. हाँ सर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सर क्या हमने पढ़ा था नीड ऑफ जीएसटी टॉपिक? जीएसटी में जीएसटी की नीड क्यों पड़ी? हाँ सर आपने याद कराया था, आपने कहा था कि ना कहानियां याद मत करना, दो चीजें याद कर लेना। कौन कौन सी दो चीजें थी सर? सर दो चीजें थी आपकी। नंबर 1, रिमूवल ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट, टैक्स पर टैक्स लगता था पहले, अब वो रिमूव हो चुका है। और एफिशिएंट फ्लो ऑफ आईटीसी, एफिशिएंट फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, यही तो बताया सर इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, which are the commodities which have been kept outside the purview of GST? Examine the status of taxation of such commodities after introduction of GST. सर आप मत बताओ, हाँ आपने करा रखा है ये क्वेश्चन रिवीजन वीडियो में। सर आपने करा रखा है ये क्वेश्चन रिवीजन वीडियो में, कैसे सर? सर मैंने बताया तो था, कुछ गुड्स तो टेम्परेरी एक्सक्लूडेड है, कुछ परमानेंट। सर टेम्परेरी कौन से एक्सक्लूडेड है? एनएच मैप प्लस में सर परमानेंट एक्सक्लूडेड, दैट इज दारू, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और ईएनए या फिर रेक्टिफाइड स्पिरिट विच इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सर आपने करा रखा है ये क्वेश्चन, हम सर वहीं से कर लेंगे। एक बार सर देख लेते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार सर देख लीजिएगा, एक बार इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा सर, बिल्कुल सेम आंसर है, इसके अलावा मतलब जो हमने पढ़ा था उसके अलावा और कुछ अलग से नहीं है। ठीक है सर। सो क्वेश्चन नंबर 8, अ ड्यूअल जीएसटी हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, एलोबरेट। सर क्या इंडिया के अंदर ड्यूअल जीएसटी है? हाँ सर ड्यूअल तो है। एक ट्रांजैक्शन पे अगर इंट्रा स्टेट सेल होती है
तो CGST एंड SGST लगता है, ठीक है जी। अगर सर इंटर स्टेट सेल होती है तो सर IGST लगता है। लेकिन IGST लगने के बाद आर्टिकल नंबर 269A में अपॉर्चनमेंट होता है सर IGST का बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कंज्यूमिंग स्टेट में। तो सर क्या ड्यूअल GST है हमारे पास? हाँ सर, ड्यूअल GST है सर हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8, अ ड्यूअल GST हैज बीन implemented in India with the center and state simultaneously, levying it on a common tax base। हाँ सर, ये पढ़िए सर लाइन, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री वेयर बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन असाइन्ड द पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्स थ्रू एप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन। Both the level of government has distinct responsibility to perform accordingly to the division of powers prescribed in the constitution for which they need to raise resources। क्या बोला गया सर? इंडिया एक फेडरल कंट्री है जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपने खर्चे करने पड़ते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को भी अपने खर्चे करने पड़ते हैं। तो दोनों के पास खर्चे करने के लिए कहीं से सोर्स ऑफ इनकम भी तो होना चाहिए। तो एक सोर्स ऑफ इनकम क्या है सर? टैक्स है। तो दोनों के दोनों क्या करते हैं सर? ड्यूअल जीएसटी, दोनों ड्यूअल जीएसटी लाया गया ताकि दोनों को टैक्स कलेक्ट हो। अगर सीजीएसटी है तो सेंटर को कलेक्ट होगा, एसजीएसटी स्टेट को कलेक्ट होगा, और आईजीएसटी है तो अपॉर्चनमेंट मिल जाएगा सर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 9 सर, डिस्कस आर्टिकल नंबर 269A pertaining to levy and collection of GST on interstate sale। सर क्या हमने पढ़ा था सर आर्टिकल नंबर 269A? सर हमने पढ़ा तो था अपॉर्चनमेंट ऑफ IGST बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कंज्यूमिंग स्टेट। इसी बात को आपको एक्सप्लेन करनी है। कैसे सर? आर्टिकल नंबर 269A of the Constitution of India stipulates that goods and services tax on supplies in the course of interstate trade or commerce shall be levied and collected by the government of India, and such tax shall be apportionment between the union, that is central government, and state in the manner as may be prescribed by the parliament by law on the recommendation of goods and services tax council। हाँ सर, मेन लाइन हमारी यही है जो फर्स्ट पैराग्राफ में। उसके बाद आप एक एग्जांपल फ्रेम करके इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हो सर। बाकी सब चीज़ें आपको एज सच लर्न करने की जरूरत नहीं है, गो थ्रू कर लेना सर। सर डिस्कस आर्टिकल नंबर 246A विच ग्रांट द पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर आर्टिकल 246A में हमने पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास कॉन्करेंट पावर है, बराबर पावर है टू लेवी जीएसटी। हाँ सर हमने पढ़ा था, एक बार पढ़ा दीजिए सर क्वेश्चन आंसर। आर्टिकल 246A stipulates that parliament and the legislature of every state, पार्लियामेंट किसकी होती है सर? पूरे देश की सर एक पार्लियामेंट है, एंड हर स्टेट का एक अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो आर्टिकल 246A stipulates that parliament and the legislature of every state have power to make laws with respect to goods and services tax imposed by the union or by such states. Parliament have exclusively power to make laws with respect to goods and services tax where the supply of goods or services or both take place in the course of interstate trade or commerce. However, in respect of petroleum crude, high-speed diesel, motor spirit, natural gas and aviation turbine fuel, the aforesaid provision shall apply from the date to be notified by the government on the recommendation of GST Council। सर आपको आर्टिकल नंबर 246A एक बार मतलब बताना सर। ये क्या करता है? ये क्या बात करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास कॉन्करेंट पावर है जीएसटी लगाने के लिए। फिर हाउएवर में इसने बोल दिया कि कुछ गुड्स को टेम्परेली बेसिस पे जीएसटी के स्कोप से बाहर रखा गया। टेम्परेरी है सर, जिस डेट को जीएसटी काउंसिल अपनी रिकमेंडेशन दे देगी तब से सर ये इन पे जीएसटी लगना शुरू हो जाएगा। हाँ सर, अगला क्वेश्चन करा दीजिए सर। अगला क्वेश्चन है सर आपका, सर खत्म, क्वेश्चन आपके खत्म हो गए। टोटल 10 क्वेश्चंस थे, टोटल सर आपके पास 10 क्वेश्चंस थे।
सर आप एक बार हमको हमको ये बता दीजिए हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से होंगे। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सर आपके, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है सर, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आप लिख लेना सर, गो थ्रू, रीड ओनली, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 3 सर रीड ओनली लिख लेना सर। क्वेश्चन नंबर 4 सर एमसीक्यू के पर्पज से लिख लेना, एमसीक्यू के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर आपके लिए। पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल आ सकता है सर। क्वेश्चन नंबर 6 अंडर जीएसटी ओनली वैल्यू एडिशन इज टैक्स एंड बर्डन ऑफ टैक्स इज बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर। एमसीक्यू पर्पज से लिख लीजिए सर, एमसीक्यू पर्पज से। क्वेश्चन नंबर 7 सर, विच आर द कमोडिटीज विच हैव बीन केप्ट आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी। मोस्ट इंपोर्टेंट सर, लिख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सर 8 एमसीक्यू पर्पज से इंपोर्टेंट है सर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 सर ओनली रीड, गो थ्रू करना है सर, रीड करना है सिर्फ, ठीक है सर। आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच सर, स्टे कनेक्टेड।